हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रेजेंट में होने वाले राहु ग्रह के गोचर के ऊपर बात करेंगे। विशेष तौर पे यह गोचर मेष राशि वाले जातक को किस प्रकार का फल देने वाला है, इस पे आज हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही विशिष्ट विश्लेषण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका सपोर्ट हमें प्राप्त हो सके। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, 23 सितंबर 2020 को राहु ग्रह मिथुन राशि से वक्री चाल से वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। राहु का यह वृषभ राशि का गोचर आपको किस प्रकार से फलित होने वाला है, आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा, क्योंकि राहु ग्रह जिस प्रकार आप समझ रहे होंगे कि मेष राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ राहु ग्रह द्वितीय का ही फल देंगे या फिर उससे रिलेटेड और भी कई सारे फल आपको प्राप्त होंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, राहु ग्रह उच्च के हो रहे हैं, तो क्या राहु का सिर्फ और सिर्फ आपको शुभ ही फल प्राप्त होगा या फिर राहु के कुछ अशुभ फल भी आपको प्राप्त होंगे? इन सभी विषयों पर हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम 4 प्रिंसिपल्स के आधार पर राहु के इस फलादेश को करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि राहु ग्रह क्या है और वृषभ राशि क्या है। वृषभ राशि कुंडली का बेसिक द्वितीय भाव माना गया है, इसलिए वृषभ राशि आपके परिवार की राशि है, आपके परिवार का स्थान है। आपके जमा धन, बैंक बैलेंस, आपके फिक्स्ड एसेट, आपके रेगुलर इनकम, डेली बेसिस में होने वाली इनकम, इन सभी चीज़ों को हम कुंडली के द्वितीय भाव से समझते हैं, अर्थात वृषभ राशि से समझते हैं। उसी प्रकार द्वितीय भाव से परिवार से प्राप्त वैल्यू सिस्टम को भी समझा जाता है। तो यहाँ पर राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। राहु ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह को पाप तथा भ्रमितता का कारक ग्रह माना गया है। यह ग्रह काल पुरुष के अंग में दुख तथा शोक का कारक ग्रह है। यह सदैव जातक को वक्री चाल से फल प्रदान करता है, अर्थात टेढ़े तरीके से आपको फल प्रदान करता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। इसका फलादेश निकालना बहुत ही जटिल है, क्योंकि यह माया का अधिपति देवता है। यह सदैव एक मुखौटा सा ओढ़ा रहता है, एक मुखौटा सा लगाया रहता है और सदैव अपने रूप को चेंज करता है। वैसे तो ग्रहों के एडमिनिस्ट्रेशन में राहु का एक बहुमूल्य स्थान है। 9 ग्रहों में अष्टम ग्रह राहु ग्रह माना गया है, लेकिन वास्तव में राहु ग्रह को शास्त्रों में एक राक्षस जाति का ग्रह माना गया है। जैसे ही राहु ग्रह का जन्म हुआ, जैसे ही वो अपने माता के कोख से निकला, वैसे ही वो अपने सौतेले भाई सूर्य से घोर युद्ध करने चला गया और उस युद्ध में उसकी बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई और वह मुंह की खाकर धरती में गिरा। उस दिन से राहु ग्रह ने यह प्रतिज्ञा लिया कि मुझे इस सूर्य को भी हराना है, इस सूर्य के भी कारक तत्वों को अपने कारक तत्वों में कन्वर्ट करना है। और उसी दिन से राहु ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के समान माना जाता है। यदि आपके प्रथम भाव में राहु ग्रह बैठ जाए या फिर गोचर कर जाए, तो वह सूर्य के समान फल प्रदान करने वाला सिद्ध होता है। राहु केतु के वीडियो में मैंने राहु केतु के एक मैथोलॉजिकल स्टोरी के ऊपर बात किया था, जिसमें किस प्रकार समुद्र मंथन में जब विष्णु जी सभी देवताओं को अमृत पिला रहे थे, तो राहु ग्रह उनके मध्य आकर देवताओं का वेश धारण करके अमृत पान कर लेता है और सदैव के लिए अमर हो जाता है। और आगे कई सारी ऐसी कथाएं हैं राहु के ऊपर शास्त्रों में, जिससे हमें यह राहु के डिप्लोमेटिक बिहेवियर, डिप्लोमेटिक क्वालिटीज के बारे में पता चलता है। राहु को कोई हरा नहीं सकता, राहु किसी भी प्रकार से अपने कार्य को सिद्ध कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह को कलयुग का राजा कहा गया है। यदि आपकी कुंडली में राहु उच्च का है या फिर राहु अच्छा है, या फिर आपने राहु को उच्च कर लिया है, अपने कर्मों से राहु को समझ लिया है, तो राहु आपको राजा के समान फल देने वाला होता है।
जिस भी भाव में राहु ग्रह स्थित होता है उस भाव से रिलेटेड कार्य आपको इस जन्म में सिद्ध करने होते हैं, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में उससे रिलेटेड कार्य को सिद्ध नहीं किया है। आपके कुछ कार्य उस भाव से पेंडिंग है और केतु ग्रह जिस भी भाव में स्थित होता है वहां पर से रिलेटेड आपने सभी कारक तत्वों को समझ लिया है, वहां से रिलेटेड सभी कर्मों को कर लिया है। इसीलिए इस जन्म में आपको उससे संबंधित कर्म को करने की आवश्यकता नहीं होती और यहीं पर जातक फंस जाता है, क्योंकि राहु ग्रह की दृष्टि के कारण वह सदैव अपने से सप्तम भाव की चीजों को करना चाहता है और केतु ग्रह की दृष्टि के कारण वह राहु ग्रह जहां पर स्थित है वहां पर के चीजों से आपको कट ऑफ भी कर देता है। और यही कारण है कि राहु और केतु ग्रह को मुक्ति का भी कारक ग्रह माना गया है। अर्थात कि मैं यह कहना चाह रहा हूं कि राहु सिर्फ आपको अशुभ फल या फिर पाप फल ही नहीं देता, राहु साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का दूत है। यह आपको सही दिशा दर्शाता है, जिस दिशा से आप होकर अपने मुक्ति को प्राप्त कर पाए, अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस को प्राप्त कर पाए। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, इमोशन और फीलिंग का कारक ग्रह माना गया है, साथ ही यह आपका कॉन्शियसनेस भी है। और राहु ग्रह आपका सब कॉन्शियस माइंड है। चंद्रमा आपका कॉन्शियस माइंड है तो राहु केतु आपका सब कॉन्शियस माइंड है। और जब हम इसे फिजिकल रूप से समझते हैं या फिर हम इसे मैथमेटिकल रूप से समझते हैं तो चंद्रमा जिस भी पाथ में गोचर करते हैं उस पाथ का जो नॉर्थ नोड है वह राहु ग्रह माना गया है और साउथ नोड केतु ग्रह माना जाता है। इसलिए चंद्रमा कॉन्शियसनेस है और राहु पाथ ऑफ दैट कॉन्शियसनेस है। इसलिए यही कारण है कि चंद्रमा राहु केतु का फल आपको सदैव प्राप्त होता है। इसकी दशा चले ना चले, जिस भी प्रकार का योग बन रहा है, जिस भी प्रकार का गोचर हो रहा है, उसका फल आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, राहु ग्रह के ऊपर विस्तार देने से 5-10 वीडियो भी कम पड़ेगा, लेकिन आज का हमारा विषय से हम दिग्भ्रमित ना हो जाएं, इसके लिए हम अपने विषय में आते हैं। आज का हमारा विषय मेष राशि के ऊपर राहु के गोचर का क्या प्रभाव बन रहा है, इसके ऊपर बात करने के लिए है। इस विषय पर हम 4 मुख्य प्रिंसिपल्स के थ्रू बात करेंगे, जो कि बहुत ही विस्तृत विश्लेषण रहेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेष राशि के लिए राहु ग्रह द्वितीय भाव में गोचर करके क्या फल देने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं यह बात बतला दूं कि आपको लग्न राशि तथा चंद्र राशि इन दोनों के आधार पर देखना है। लग्न राशि से हम आपके फिजिकल स्वरूप को समझते हैं, वास्तव में आपके साथ क्या घटित होगा इसे हम आपके लग्न राशि से जानते हैं। फिजिकल रूप से ये इस मेटेरियलिस्टिक रूप से आपको राहु किस प्रकार का फल देगा, यह आपके लग्न की राशि पर आधारित होगा। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 1 नंबर है तो आपके लग्न की राशि मेष राशि है। उसी प्रकार चंद्र राशि का अर्थ है कि चंद्रमा यदि 1 नंबर में है, किसी भी भाव में हो, लेकिन वहां पर यदि 1 नंबर लिखा हुआ है और चंद्रमा वहां पर है तो आप मेष राशि के जातक हैं। और चंद्र राशि से देखने का तात्पर्य यह है कि उससे हम अपने मन को समझ सकते हैं। आपका मन किस प्रकार से बिहेव करेगा इस गोचर के कारण, आपका मन क्या करेगा, आपके मन को क्या अनुभूति होगी, आपका इमोशन, आपका फीलिंग, आपका इमोशनल लेवल, आपका कॉन्शियसनेस किस प्रकार से प्रेरित होगा, किस प्रकार से चलने वाला होगा, ये सभी चीजें हम आपके चंद्र राशि से देखेंगे। यदि आपका मेष लग्न है या फिर चंद्र राशि मेष राशि में है तो दोनों ही व्यक्ति को इसका फलादेश देखना समझना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था राहु ग्रह आपके द्वितीय भाव में गोचर करके किस प्रकार के फल को देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपके फिक्स्ड इनकम में राहु ग्रह बढ़ोतरी करने वाले हैं। आपके जमा धन में बढ़ोतरी होगी, आपके प्रोस्पेरिटी में बढ़ोतरी होगी, आपके फैमिली एसेट्स में बढ़ोतरी होगी, आप नित्य आपको अच्छे भोजन प्राप्त होंगे, आप किसी ऐसे कार्य को सिद्ध करेंगे जिससे आपके परिवार के मध्य आपका अच्छा नाम हो, आपके परिवार के जन आपको अच्छे माने, अच्छा समझे और आपका पूछ अपने परिवार में बढ़ने वाला है। दोस्तों, यह गोचर आपके लिए
अच्छा फल, धन के संबंधित बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेगा। आपके परिवार का माहौल सुखद रहेगा, परिवार में एक जॉयनेस, एक हैप्पीनेस की स्थिति बनी रहेगी और यह समय आपके लिए, आपके सगे संबंधी के लिए बहुत ही उत्तम सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों, यह तो एक बस बेसिक फल था कि राहु ग्रह आपके द्वितीय भाव में किस प्रकार का फल देंगे। तो दोस्तों, राहु ग्रह जिस भी भाव में स्थित होते हैं, सिर्फ वहां पर का ही फल ना देकर अन्य भावों का भी शुभ फल या फिर अशुभ फल आपको देते हैं। जैसे कि शास्त्रों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि किसी भी भाव से राहु ग्रह तृतीय, षष्टम, दशम और एकादश भाव में स्थित होते हैं तो वहां पर से रिलेटेड आपको अच्छे फल प्रदान करते हैं। जैसे कि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव से राहु ग्रह एकादश स्थान में है, आपकी कुंडली के पंचम भाव से राहु ग्रह दशम स्थान में है, आपकी कुंडली के नवम भाव से राहु ग्रह षष्टम स्थान में है और आपकी कुंडली के द्वादश स्थान से राहु ग्रह तृतीय स्थान में स्थित है। तो राहु ग्रह आपके चतुर्थ, पंचम, नवम तथा द्वादश इन चारों भावों का भी बहुत ही उत्तम फल आपको प्रदान करने वाले हैं। उसी प्रकार राहु ग्रह जिस विभाव से अष्टम और द्वादश में स्थित होते हैं वहां पर से रिलेटेड आपको बैड इफेक्ट्स देते हैं। साथ ही राहु ग्रह की अपनी दृष्टि होती है। राहु जहां पर स्थित होते हैं वहां पर से पंचम दृष्टि, वहां से सप्तम दृष्टि तथा वहां से नवम दृष्टि राहु की पूर्ण दृष्टि मानी गई है। तो इन सभी विषयों पर राहु आपको कैसा फल प्रदान करेंगे, इस विषय पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं पहले कि राहु ग्रह आपको चतुर्थ, पंचम, नवम और द्वादश का किस प्रकार से शुभ फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, इसे हम भावत भावम के कंसेप्ट से समझेंगे। किसी भी भाव से कोई भाव कितने भाव में है, कितने स्थान में है, उसके आधार पर क्या फल बनेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके ऊपर विस्तार से मैंने भाव के ऊपर वीडियो बनाया है। कुंडली के प्रत्येक भाव के ऊपर जो वीडियो बनाया गया है उसमें भावत भवम का कंसेप्ट को बहुत ही विस्तार से खोलकर रखा गया है। उसे आप उस प्लेलिस्ट में समझ सकते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव के लिए राहु ग्रह चूंकि एकादश स्थान में गोचर कर रहे हैं तो कुंडली का चतुर्थ भाव माता का स्थान है। वाहन, भूमि, धन, मकान, आपके जीवन में सुख सुविधा, प्रोस्पेरिटी, इन चीज़ों का स्थान कुंडली का चतुर्थ भाव माना गया है। आपका अपना कंफर्ट जोन, आपका बेडरूम, ये सभी चीज़ें चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो चतुर्थ भाव से राहु ग्रह एकादश में है, इसीलिए चतुर्थ भाव से चीज़ें आपको गेन्स होंगी। आप इस समय जमीन, भूमि, वाहन, मकान, इन चीज़ों को खरीद सकते हैं, अपने घर मकान को बनवा सकते हैं, आप अपने बेडरूम को रेनोवेट करेंगे। इस समय आप किसी नए वस्तु को खरीदेंगे जो आपके जीवन में सुख सुविधा का आगमन कर दे। आपकी माताजी के जीवन में भी यह राहु ग्रह का गोचर सुखद परिणाम देने वाला होगा। यदि आपकी माताजी जॉब करती हैं तो उनके जॉब में भी बढ़ोतरी होगी, उनके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी होगी आपकी माताजी की। यदि आप रियल एस्टेट के बिजनेस को करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। यदि आप किसी प्रकार के भूमि को खरीदना चाहते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर वाहन को खरीदना चाहते हैं और नहीं भी चाहते हैं तो राहु ग्रह इस समय आपको वाहन, भूमि, मकान, कंफर्ट जोन, इन चीज़ों को देने वाले होंगे। मे बी आपने प्लान नहीं किया हो, लेकिन आपको इस समय में राहु ग्रह चतुर्थ भाव से रिलेटेड कारक तत्वों को देने का सामर्थ्य रखते हैं। उसी प्रकार राहु ग्रह आपके पंचम भाव से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव से रिलेटेड कर्म को आप करेंगे। अर्थात कि कुंडली का पंचम भाव शिक्षार्जन, विद्यार्जन का स्थान है, संतान का स्थान है, धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ का स्थान है, लव रोमांस का स्थान है, स्पेकुलेशन, बिजनेस का स्थान है। तो इससे संबंधित जिस भी एज में आप हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने शिक्षा में अच्छी प्राप्ति, अच्छे सुखद फल प्राप्त होंगे। आप अपने शिक्षार्जन के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए बाहर जा सकते हैं, बाहर जाकर आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए हैं तो आपको वैवाहिक जीवन में बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होंगे। यदि आप नवविवाहित हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर योर चाइल्ड, तो आपको इस समय संतान प्राप्ति हो सकती है।
संतान से आपको सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। आपके लिए यह समय सिद्धि साधना, धर्म अध्यात्म, पूजा पाठ इन चीज़ों को देने वाला होगा। इससे संबंधित आप कार्य को करेंगे, आपके घर में मंगल कार्य सिद्ध होंगे। घर में किसी प्रकार का विशेष पूजा पाठ आप रख सकते हैं। पूरे 18 माह आपके घर में पूजा पाठ होता रहेगा, आप सिद्धि साधना करते रहेंगे, आप इन चीज़ों के प्रति आपका मन लगा रहेगा। अगर आप शेयर, लॉटरी, सट्टा इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा समय है। और यदि नहीं भी करते हैं तो जो भी मेष राशि वाले जातक हैं, मेष लग्न वाले जातक हो, तो आप रियलिटी में आप इन चीज़ों के प्रति इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे। मे भी आप कोई छोटे लॉटरी का टिकट आप खरीद लें या फिर छोटे शेयर में आप इन्वेस्ट कर दें, आपको और उससे आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे और उसके बाद फिर से आप दोबारा इन्वेस्ट करें, इस प्रकार का फल होगा। और जिनका भी चंद्र राशि है उनको इस प्रकार से मन करेगा कि मुझे करना चाहिए, वैसा ऐसे जातक फील करेंगे। लेकिन आपको चंद्र राशि वाले जातक को यह देखना जरूरी है कि आपके लग्न राशि के लिए राहु ग्रह कहाँ गोचर किए हैं। यदि आपके लग्न राशि के लिए भी सुखद स्थान में गोचर किए हैं तब आपको अवश्य ही इन्वेस्ट करना चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों, कुंडली के नवम भाव से राहु ग्रह छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कुंडली का नवम भाव भाग्य का स्थान है। आपके भाग्य, पिता, आपके गुरु, स्पिरिचुअल प्लेसेस, ये सभी चीज़ें हम कुंडली के नवम भाव से देखते हैं। तो नवम भाव से रिलेटेड जो भी रोग, ऋण और शत्रु आपको उदित हो रहा था, जो भी विघ्न बाधा उत्पन्न हो रही थी आपको अपने भाग्य को प्राप्त करने में, यदि आपके पिता के जीवन में कोई लंबा डिजीज चल रहा था, आपके गुरु किसी समस्या से ग्रसित थे, तो इस समय इन सभी चीज़ों का नाश होने वाला है। उनके जीवन से तथा आपको अपने भाग्य को प्राप्त करने से जो भी अड़चन बाधा उत्पन्न हो रही थी वह सभी चीज़ें रुकने वाली हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होने वाला है। तो यह समय आपके भाग्य को खोलने वाला होगा, भाग्य उदय को देने वाला होगा। तो यह समय आपके नवम भाव के लिए भी बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। उसी प्रकार दोस्तों, कुंडली के द्वादश स्थान से राहु ग्रह तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो जो भी व्यक्ति विदेश से संबंध रखते हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से आपका व्यापार चलता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप इस समय कुछ ऐसे एफर्ट को डालेंगे जिससे आपको विदेश से सुखद परिणाम प्राप्त हो। आप इस समय ऐसे कार्य को सिद्ध करेंगे जिससे आपको विदेश से अच्छे फल प्राप्त हों, आपके लॉसेस रुक जाएं। सबसे पहले राहु ग्रह जैसे ही वृषभ राशि में गोचर करेंगे वैसे ही आपके जीवन से सभी प्रकार के लॉसेस अचानक से थम जाएंगे, क्योंकि आप इतने दिनों से इस प्रकार के एफर्ट को कर रहे हैं कि आपके लॉस रुक सके। आप अपने लॉसेस से परेशान हैं, आप अपने लॉसेस से परेशान हैं, और वह परेशानी राहु का यह गोचर आपको उससे मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। जीवन में सभी प्रकार के लॉसेस को रोकने के लिए आप कड़क प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे और उसमें आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। यह समय आप यदि किसी आश्रम में जाना चाहते हैं, आपको गुरु का तलाश है, आप किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी को करते हैं, अष्टांग योगों को करते हैं, किसी प्रकार के मेडिटेशन को करते हैं या फिर तंत्र क्रियाओं को करते हैं, अकल्ट मिस्टिसिज्म को करने वाले व्यक्ति हैं, तो इस समय आप उस चीज़ को करने के लिए कुछ एफर्ट डालेंगे और उस एफर्ट से आपको उस प्रकार का माहौल मिल जाएगा जिसमें आप उस प्रकार के प्रैक्टिसेस को कर सकें जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने यह बात किया कि किस प्रकार राहु ग्रह आपके चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव तथा द्वादश भाव के लिए अच्छा परिणाम देंगे। एक दूसरा प्रिंसिपल मैंने बतलाया था, किसी भी भाव से राहु ग्रह अष्टम और द्वादश में होते हैं तो वहाँ से संबंधित बैड फल क्रिएट करते हैं। राहु चूंकि एक पाप ग्रह है, वह सदैव शुभ फल ही नहीं दे सकता, वह आपको अशुभ फल देगा ही देगा, आपकी कुंडली में कितना भी उच्च का हो, किसी भी भाव में स्थित हो। तो आइए समझते हैं, यहाँ पर तृतीय भाव से राहु ग्रह द्वादश स्थान में है, अर्थात द्वितीय और द्वादश का यह संबंध आपकी कुंडली के तृतीय भाव के लिए अच्छा फल
सिद्ध नहीं होने वाला है। कुंडली का तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहन का स्थान है, आपके जीवन में संघर्ष का स्थान है, परिश्रम का स्थान है। किसी भी कार्य को करने के लिए जो आप एफर्ट डालते हैं, ये सभी चीजें कुंडली के तृतीय भाव से हम देखते हैं। कुंडली के तृतीय भाव से आपकी माता जी को भी देखा जाता है। तो इन चीजों के प्रति राहु ग्रह लॉसेस देने वाले हैं। सबसे पहले आपके छोटे भाई बहन के जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उनको लॉसेस हो सकते हैं। साथ ही भाई बहन का भी लॉस हो सकता है, भाई बहन से वियोग हो सकता है, भाई बहन को कष्ट प्राप्त हो सकता है। आपके अपने मित्र गण के लिए भी यह समय अच्छा नहीं रहेगा। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके किसी प्रकार के स्किल्स हो, उसमें राहु ग्रह लॉसेस क्रिएट करेंगे। यदि आप किसी मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं, तो राहु आपको उससे संबंधित थोड़ा पीछे खींचने वाले होंगे। आपको उससे संबंधित बैड इफेक्ट्स प्राप्त होंगे, लॉसेस प्राप्त होंगे। कुंडली के तृतीय भाव से हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को देखते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए राहु ग्रह लॉस में है, अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए राहु ग्रह अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। तो मेष राशि वाले जातक को चाहिए कि आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल ना करके आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ही करें, इसमें आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। लेकिन जो ही आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो आपको विघ्न बाधा उत्पन्न होगी और मोस्टली उससे रिलेटेड आपको लॉसेस अधिक होंगे, क्योंकि कुंडली के तृतीय भाव से राहु ग्रह द्वादश स्थान में है, अर्थात कि कुंडली का तृतीय भाव का लॉस होने का स्थान है द्वितीय भाव, जहां पर राहु ग्रह स्थित है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स में, या फिर कोई भी ऐसा स्किल्स जो कि हाथ से यूज किया जाता हो, उन चीजों में आपको डिटेरियोरेशन प्राप्त होगा, आप अवनति प्राप्त करेंगे, नीचे की ओर जाएंगे। तो यह समय आपके तृतीय भाव के लिए अच्छा फल देने वाला नहीं है। उसी प्रकार कुंडली के सप्तम भाव के लिए राहु ग्रह अष्टम में गोचर कर रहे हैं। जैसे हम समझ सकते हैं, सप्तम से प्रथम 7 होता है और एक 8, तो राहु ग्रह सप्तम भाव के लिए आपके अष्टम में गोचर करेंगे, जो कि आपके सप्तम भाव से रिलेटेड बहुत ही बैड इफेक्ट को क्रिएट करने वाला होगा, क्योंकि सप्तम से वह अष्टम में है। दोनों ही भाव मारक भाव है और कुंडली का सप्तम भाव आपके पत्नी का स्थान है, आपके पति का स्थान है। कुंडली का सप्तम भाव से हम व्यापार, बिजनेस, किसी प्रकार के गठबंधन को देखते हैं, किसी प्रकार के संबंध को कुंडली के सप्तम भाव से देखा जाता है। साथ ही यह मृत्यु का भी भाव है, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव आयु का भाव माना जाता है और आयु के लॉस का जो भाव है वो सप्तम भाव है, इसलिए मृत्यु का भाव है। तो यह आपके सप्तम भाव की मृत्यु करवाने वाला होगा। यह जो षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यह जो सप्तम भाव से राहु ग्रह अष्टम में है और राहु ग्रह से यह जो सप्तम भाव है छठे भाव में है, तो इसे षडाष्टक योग कहते हैं। इस षडाष्टक योग के कारण होता यह है कि सप्तम भाव से रिलेटेड जो भी कारक तत्व है उसमें पहले तो डिजीज उत्पन्न होगा, उसमें रोग, ऋण और शत्रु उत्पन्न होगा और फिर उसकी मृत्यु भी होने की संभावना है। तो सबसे पहले इसका फल यह बनेगा कि जो भी आपके स्पाउस हैं, यदि आप मेल हैं तो आपकी पत्नी, यदि आप फीमेल हैं तो आपके पति के लॉस होने की संभावना है, उनके हेल्थ में बड़े प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना है। यह समय आपके आयु को थोड़ा बढ़ाने वाला होगा, लेकिन आपके स्पाउस के आयु को कम करने वाला होगा। आपके बिजनेस व्यापार में यह कमी को उत्पन्न करेगा। आप यदि किसी नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, यदि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो यह सही समय नहीं है आपके लिए। 18 माह के बाद ही आपको इसके ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह साफ तौर पर आपके सप्तम भाव को पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। यह षडाष्टक योग सप्तम भाव के लिए यह थोड़ा बैड इफेक्ट क्रिएट करेगा आपके लाइफ में। राहु का यह गोचर आपके किसी भी प्रकार के संबंध के लिए भी नुकसानप्रद रहेगा। आपको अपने किसी भी संबंध से अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे, ना ही आपके संबंधी को आपसे अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो राहु इस समय आपके सप्तम भाव को पूर्ण रूप से घायल कर रहा है। आपके अष्टम भाव को तो अच्छा करने वाला है, लेकिन आपके सप्तम भाव को पूर्ण रूप से घायल करेगा।
सप्तम भाव से रिलेटेड जो सुख है, जो वैवाहिक सुख है, उसको भोगने में आप थोड़ा असमर्थ रहेंगे। आपको अपने पत्नी से अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। अपने पति पत्नी के हेल्थ से रिलेटेड आप चिंतित रह सकते हैं, उसमें अधिक धन खर्च हो सकता है। तो इस प्रकार का फल प्रदान करने वाला है राहु का यह गोचर आपके सप्तम भाव के लिए। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर बात किया। पहला कि किसी भाव से तीसरा, छठा, 10वां या 11वें में राहु रहे तो वह आपको अच्छा फल प्रदान करता है। उसी प्रकार किसी भाव से राहु ग्रह अष्टम या द्वादश में रहे तो यह आपको बैड फल प्रदान करता है। अब हम जानते हैं राहु ग्रह का यह दृष्टि किस प्रकार से आपको फलित करने वाला है। सबसे पहले तो राहु ग्रह की जो पंचम दृष्टि है वह कुंडली के छठे भाव में पड़ रही है। तो कुंडली के छठे भाव में इस दृष्टि पड़ने के कारण आपके जीवन से सभी रोग, ऋण और शत्रु में कंट्रोल उत्पन्न करेगा, कंट्रोल करने वाला होगा। आपको लाइफ में जो भी हिंड्रेंस है, जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, आपके मन में या फिर आपके शरीर में किसी प्रकार का डिजीज है, आप ईज में नहीं है, तो वह ईज आपको राहु इस समय प्रदान करेगा। मे बी ऐसा पॉसिबल है कि आपकी पत्नी के जीवन में, आपके स्पाउस के जीवन में थोड़ा सा डिजीज को उत्पन्न करे, लेकिन आपके जीवन से सभी नुकसान को रोकने वाला होगा। आपके कार्य स्थान का माहौल भी अच्छा बनाने वाला है राहु ग्रह, क्योंकि यह जो राशि है कन्या राशि, कन्या राशि में राहु ग्रह अच्छा फल प्रदान करने वाले माने गए, क्योंकि राहु एक एनालिटिकल ग्रह है, एक लॉजिकल ग्रह है, बुद्धिमान ग्रह है। तो और यह बुद्धि का अपना हाउस है, यह बुद्धि की अपनी राशि है। इसी कारण यहां पर आप अपनी बुद्धि के थ्रू अपने रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश कर देंगे। आपके शत्रु आपसे डरने वाले होंगे। आप इस समय अपने कार्य स्थान में किसी ऐसे कार्य को सिद्ध करेंगे जिससे आप लैम्प लाइट में आ जाएं। उसी प्रकार राहु ग्रह की सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव में पड़ रही है। कुंडली के अष्टम भाव में इसकी दृष्टि पड़ने से आपका रुझान स्पिरिचुअलिटी की ओर रहेगा। आप इस भाव में, कुंडली का अष्टम भाव खुद में ही एक रिसर्च का स्थान है, तो किसी भी चीज़ को लेकर आप डीप रिसर्च कर सकते हैं। यदि आप रिसर्च स्कॉलर हैं, यदि आप पीएचडी लेवल के व्यक्ति हैं, या फिर आप पीजी लेवल के व्यक्ति हैं, आप किसी प्रकार के रिसर्च कोर्स को कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। आपको ऐसी एबिलिटीज प्राप्त होगी जिसके कारण आप किसी भी विषय में डीप एनालिसिस कर पाएं। लेकिन यह समय आपके वैवाहिक जीवन के सुखों को भोगने में थोड़ा कमी उत्पन्न करेगा, क्योंकि केतु ग्रह यहाँ पर पूर्व से ही विद्यमान है। यदि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तब तो आपके लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। लेकिन यदि आप एक भौतिक व्यक्ति हैं, आपको अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधा चाहिए, यदि आपको अपने वैवाहिक जीवन से अतिशय सुख चाहिए, यौन सुख चाहिए, तो आपके लिए यह बाधा उत्पन्न करने वाला है और उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और यदि आपके अंदर काम वासना अधिक है तो यह पॉसिबल है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई जैसी चीज भी हो जाए, आपके ऊपर किसी प्रकार के एलिगेशन भी लगे। आपको अपने इन लॉज के हाउस से भी सुखद परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। राहु ग्रह का जो यह दृष्टि है अष्टम भाव में, यह सिर्फ और सिर्फ आपके रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप सिद्धि साधना करते हैं, यदि आप तंत्र से रिलेट करते हैं, यदि आप ज्योतिषी हैं, यदि आप मैथमेटिशियन हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। यदि आप किसी ब्रह्म विद्या को साधना चाहते हैं, यदि आप अपने गुरु के, अपने इष्ट के मंत्र को जप करते हैं, उनसे संबंधित सिद्धि को चाहते हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। राहु ग्रह का नवम दृष्टि कुंडली के दशम भाव में पड़ रहा है। राहु का नवम दृष्टि रिसर्च बेंट ऑफ माइंड को देने वाला होता है, अर्थात कि आप अपने कार्य स्थान से रिलेटेड किसी बड़े रिसर्च को करेंगे। अपने कार्य स्थान के लिए नहीं करेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि अपने कार्य स्थान में बोला जाएगा कि आपको इस रिसर्च को करना है। आप खुद ब खुद
किसी ऐसे रिसर्च को करेंगे अपने कार्यस्थान में रहकर, अपने कार्यस्थान के लिए ही, जिससे आप अपने कार्यस्थान को और अपग्रेड कर पाएं, अपने करियर को और अपग्रेड कर पाएं। तो यह समय आपके करियर के लिए अच्छा फल देने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर राहु के मित्र की राशि है मकर राशि, राहु के मित्र शनि ग्रह की राशि है। तो यह समय आपके कार्यस्थान के लिए एक अच्छा फल प्रदान करने वाला होगा। आपके अंदर एक डिप्लोमेटिक क्वालिटीज़ आ जाएंगे। आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी आपसे प्रभावित रहने लगेंगे। आप अपने किसी भी कार्य को बहुत ही सरलता से अपने कार्यस्थान में निकलवा लेंगे। मे बी पॉसिबल है कि आप पहले आपके लोग अपने कार्यस्थान में, आपके पीयर्स, आपके सबऑर्डिनेट्स आपका बात नहीं सुनते हों, आपकी बात नहीं मानते हों, लेकिन राहु का यह गोचर आपको अलग ही प्रकार का क्वालिटीज़ देगा, जिससे स्वतः ही वैसे लोग आपकी बात मानने लगेंगे। आप उनसे किसी भी कार्य को निकलवा सकते हैं। यह समय आपके पिताजी के लिए भी अच्छा समय रहने वाला है। एक तरफ तो यहाँ नवम भाव से राहु ग्रह छठे भाव में थे, तो पिता से संबंधित जो भी रोग ऋण और शत्रु है, आपके गुरु से संबंधित जो भी रोग ऋण और शत्रु है, उन सभी चीज़ों का नाश होगा। कुंडली का दशम भाव भी पिता का है, यहाँ पर राहु ग्रह का नवम दृष्टि पड़ रहा है। इस कारण भी आपके पिता के जीवन में अच्छे फल प्राप्त होंगे। आप कुछ ऐसे कर्म को करेंगे जो कि आपके परिवार के लिए भाग्यशाली सिद्ध हो, क्योंकि आपके परिवार के स्थान से यह जो दशम भाव है यह नवम भाव में स्थित है और यह आपके परिवार के भाग्य का स्थान है। तो आपके कर्मों के थ्रू आपके परिवार का भाग्य उदय होगा। आपके कुटुंब के भाग्य उदय आपके कर्मों के थ्रू होने वाला है। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण, राहु ग्रह का संपूर्ण विश्लेषण कि आपका मेष राशि यदि है, आपका यदि लग्न राशि मेष है, यदि चंद्रमा राशि मेष है, तो आपके लिए कैसा फल प्रदान करेंगे राहु ग्रह अपने इस गोचर में। 23 सितंबर 2020 को राहु ग्रह मिथुन से वृषभ में गोचर कर रहे हैं। इससे संबंधित मैंने एक और भी वीडियो बनाया है, इससे जस्ट पूर्व का एक वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने सुदर्शन चक्र के ऊपर बात किया था। सुदर्शन चक्र में हम राहु केतु के गोचर को किस प्रकार से समझें। जैसे कि हम यहाँ पर लग्न राशि, चंद्र राशि, इन दोनों के ऊपर बात हमने किया, उसी प्रकार हम सूर्य राशि को भी देखते हैं और वह स्पेशली आपके पूर्व जन्म से रिलेटेड चीज़ों को दर्शाता है, आपके प्रारब्ध कर्मों को दर्शाता है। आपका प्रारब्ध क्या चाहता है इस गोचर से, उसे हम सूर्य कुंडली से समझ सकते हैं और उसे पूर्ण रूप से मैंने आपको सुदर्शन चक्र में समझाया है इसकी जस्ट पूर्व के वीडियो में। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। एक्चुअली मेरा इस वीडियो को लेके कोई भी ऐसा प्रिपरेशन नहीं था, किसी भी प्रकार के मैंने रिसर्च को नहीं किया। जो भी मेरे दिमाग में मेरा एक अपना थॉट प्रोसेस है वह मैंने आपको प्रस्तुत किया है। चूँकि समय बहुत कम है, 23 सितंबर 2020 को यह गोचर हो रहा है और मैं तो यह चाहता था कि राहु और केतु दोनों का ही वीडियो आपको दूं, दोनों का ही फलादेश आपको दूं, लेकिन समय की कमी होने के कारण सिर्फ मैं आपको राहु का वीडियो दे पाया हूं, राहु का फलादेश दे पाया हूं। अगर केतु ग्रह ने चाहा तो हम केतु के फलादेश लेकर भी प्रस्तुत होंगे, क्योंकि राहु एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह है और सभी के मन में एक इच्छा होती है कि राहु के फल को समझा जाए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक अशुभ ग्रह माना गया है राहु ग्रह। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस ये समझना है कि राहु ग्रह इस बार उच्च के हो रहे हैं और आपके द्वितीय भाव के लिए तो बहुत ही अच्छा फल देंगे। आपके चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव तथा द्वादश भाव के लिए भी बहुत ही अच्छा फल रहेगा। बस आपको ध्यान देना है इस दो भाव में, एक तृतीय भाव और एक सप्तम भाव। बाकी आपको वैवाहिक जीवन, वैवाहिक मोस्टली मतलब सप्तम और अष्टम से रिलेटेड कुछ समस्याएं अधिक रहेंगी। दोस्तों, जिस भी ग्रह का गोचर होता है, यदि उस ग्रह का दशा भी चल रहा है तो आपको उससे संबंधित और डीप फल प्राप्त होते हैं और भी विस्तृत फल प्राप्त होते हैं। यदि विंशोत्तरी महादशा चल रही है राहु की और राहु का यह गोचर हो जाए तो आपको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि संकटा योगिनी की दशा चल रही है, जिसके स्वामी राहु और केतु ग्रह माने गए हैं, और यहाँ पर राहु ग्रह आपको अच्छे राशि में गोचर हो रहे हैं, अपने उच्च की राशि में जा रहे हैं, तो संकटा एक अशुभ योगिनी है। तो संकटा की योगिनी से जो भी पीड़ा आप झेल रहे थे,
उन पीड़ाओं में आपको शांति प्राप्त होगी, थोड़ा सा वह समय आपको रिलीफ देने वाला होगा। उसी प्रकार आपको एक चीज और भी देखना है कि मेष राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह का जो यह वृषभ राशि में गोचर है, यह आपके अष्टक वर्ग सारणी में वृषभ राशि में राहु ग्रह को कितना अंक प्राप्त है। दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है, आप कुछ जानना चाहते हैं, आप कुछ समझना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो भी आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। वीडियो समाप्त करते यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको स्क्रीन में फ्लैश आउट हो जाएगा। हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।